नमस्कार। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में चारों सीटों पर वोटिंग हो गई है और जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि प्रशांत किशोर के जन सुराज ने सभी सीटों पर लड़ाई को रोचक बना दिया है, या यूं कहें कि त्रिकोणात्मक बना दिया है। अब हालांकि ये तो रिजल्ट ही तय करेगा कि प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस कैसा होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बेलागंज में जन सुराज ने आरजेडी के माय समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि ये थोड़ा सा ये भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा ओवर प्ले है। और कहा जा रहा है कि रामगढ़ में नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को बिगाड़ दिया है। बहुत शॉर्ट टाइम में इस परफॉर्मेंस को लेकर प्रशांत किशोर को उत्साहित होना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं केशव कुमार। केशव कुमार देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं और देश दुनिया की तमाम खबरों पे उनकी नजर रहती है। खासकर बिहार के बेगूसराय से आते हैं तो बिहार की खबरों पे भी ही उनकी गहरी नजर होती है। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। केशव जी, जो बात मैं समझना चाहूंगा आपसे, एक तो ये कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव चारों सीटों पे, ये एक तरह से कहा जा रहा है कि लालू नीतीश की जो साख है उसकी अग्नि परीक्षा है और प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार है। और मैं थोड़ा सा इसमें ना वो रखता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हर चुनाव नेताओं के लिए उसके साख की परीक्षा ही होती है। किसी भी चुनाव कैसे नहीं कहा जा सकता कि उसको हल्के में लिया जाए, या उसके लिए परीक्षा नहीं है, या उसके लिए एक वो केक वॉक है। सबसे बड़ी बात कि इसको ये जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं ना, 4 सीट पे हुए हैं, 13 नवंबर को जो वोटिंग हुई है, और महज 53% औसत है। सबसे ज्यादा बेलागंज में हुआ है, बाकी सीटों पर 50% से कम ही हुआ है, कहीं 49, कहीं 42, कहीं जैसे 47। तो ये इस तरह से अग्नि परीक्षा जैसा बहुत बड़ी शब्दों कहने का कोई तुक नहीं बचता, क्योंकि ये चारों सीट है। एक ये दक्षिण बिहार में है। पहली बात तो पूरा का पूरा उत्तर बिहार में एक भी सीट नहीं है। बिहार के 4 सीट तरारी भोजपुर में, बेलागंज और इमामगंज गयाजी में, और वो कैमूर में है वो रामगढ़। उत्तर बिहार का तो से कोई गंगा जी के एक पूरा भाग का कोई परीक्षा ही नहीं हो रही है, इसका मतलब। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं इसका जो आपकी पंक्तियों का दूसरा पक्ष था कि प्रशांत किशोर के लिए ये पहली परीक्षा या पहला इम्तिहान या जांच टेस्ट, या हम लोग समय में मैट्रिक परीक्षा से पहले होता था टेस्ट परीक्षा। जी हो सकता है। बिहार में 250 के लगभग सीट है, उसमें 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर के लिए जीवन मरण का सवाल इसलिए नहीं हो सकता और परीक्षा नहीं हो सकता, उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट है, क्योंकि अभी उसके जो उम्मीदवार तय किए थे उन्होंने ना, वो उम्मीदवार तय करना उनकी पहली परीक्षा थी। इस तरह से उम्मीदवारों ने, किसी ने लौटा दिया, कहीं पर लड़ाई हो गई, कहीं पर ऐसा उम्मीदवार उतारा जो कि बिहार के वोटर ही नहीं थे, फिर आनंद फानंद में चेंज किया। तो उनकी पहली परीक्षा हो चुकी है। अब जो चुनाव के नतीजे आएंगे चारों उपचुनाव के, ये प्रशांत किशोर की दूसरी परीक्षा होगी। और 2025 तक उनको ढेर सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तो चुनावी और गैर चुनावी राजनीति में। मैं तो इसको इसी तरह समझ रहा हूं। लालू नीतीश के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 4 सीट है ना, उसमें से सिर्फ एक सीट जो है वो था इमामगंज वाला, जो था उनका जीतन मांझी जी का, और वो अभी संजोग से बीजेपी के साथ थे। मतलब उनके गठबंधन में है। बाकी जो 3 सीट है जी, उन तीनों सीटों पर तो बीजेपी का कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं ही था। अभी भी जो उनका इन 4 सीटों में से एक सीट है सिर्फ वो तरारी वाला, जहां पर उसका सुनील पांडे का बेटा लड़ रहा है, बीजेपी के टिकट पर एनडीए कैंडिडेट है। तो वो वहां एक माना जा सकता है कि बिग इश्यू होगा। जी। अच्छा, आनंद मोहन ने किशोर जी कहा है कि प्रशांत किशोर के लिए कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ नोटा से है, और वो अपनी रैलियों में या जो जन स्वराज यात्रा है उसमें भाड़े के लोग लेके आते हैं। तो मतलब इसको कैसे देख रहे हैं आप? और चूंकि आनंद मोहन बिहार की राजनीति में देखिए दिलचस्प कमेंट्स आते रहते हैं, चाहे वो
पप्पू यादव हो या आनंद मोहन हो या कोई भी हो। लेकिन आनंद मोहन जब ये बात कह रहे हैं तो उनको क्यों प्रशांत किशोर से क्या दिक्कत है? अब व्यक्तिगत कोई दिक्कत हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, माफी चाहता हूं। लेकिन जो एक न्यूज का प्रैक्टिशनर होने के नाते और एक जिज्ञासु भाव से बिहार की खबरों को देखने के नाते जो मैं समझ पाता हूं, सबसे पहले जो आपने कहा कि बिहार के कमेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स दिलचस्प, देश भर के पॉलिटिकल कमेंट्स दिलचस्प होते हैं। आप इवन मैं अभी कुछ दिनों पहले वहां तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक की यात्राओं पे था 2 सप्ताह के लिए, तो वहां के अखबार को पढ़ करके भी, भले ही वो अंग्रेजी में होता है और वहां के स्थानीय भाषाओं में, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं भाई, राजनीति हर जगह की बहुत दिलचस्प है और कमेंट्स ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि आनंद मोहन के लिए, अगर आनंद मोहन कोई कमेंट नहीं देते हैं इस तरह के, तो बहुत आदर के साथ यह हस्तक्षेप करते हुए कहना चाहता हूं कि वह पुराने जमाने के नेता हो चुके हैं। उनकी श्रीमती जी लवली आनंद इसी घर से सांसद हैं जदयू की, और उनका लड़का आरजेडी से विधायक है। आप समझ सकते हैं कि एक साथ दोनों ही धड़ों को साध लेना, वो कला आनंद मोहन जैसे दिग्गज राजनेता ही कर सकते हैं। तो उनके बयानों को भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि चर्चा में वहां चल रही है बात, तो जिसको हम लोग डिजिटल की भाषा में कहते हैं हैशटैग जर्नलिज्म, कि कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहा हो, हैशटैग चल रहा हो, तो ट्विटर पे उसको हैशटैग लगा देना। तो इससे खबरों की, आपकी बात की रीच बढ़ जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। वैसे ही पॉलिटिकली भी कुछ इस तरह के जो प्रशांत किशोर, एक ट्रेंड चल रहा है। आपको याद होगा कि 5 वर्ष पहले ऐसे ही पुष्पम प्रिया चौधरी चल रही थी ट्रेंड में, तो उनको लेकर कमेंट कर देने से वो छप जाती थी। या 2002 से लेकर अभी तक देखें तो इस देश के सबसे बड़े की वर्ड या हैशटैग तरह कोई भी बोल दे मोदी जी पर, तो पीएम पर तो चल जाती है खबर, ठीक बात, खबर बन जाती है। बिल्कुल। हालांकि नोटा जो है ये तो मतलब सिरे से नहीं पचने वाली बात है, हाजमोला खाने के बाद भी, नोटा से किसी प्रतियोगिता होती नहीं। और जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो भारे पर तो लोग नहीं लग रहे हैं सब। भारे पर कितने लोग ला सकते हैं आप? ठीक बात है। ऐसे तो आरोप लगाने के लिए तो रामलीला मैदान में कार्यक्रमों को भी लोग कह सकते हैं कि भारे पर लाए गए। और दूसरी बात, जब आपकी रैली में लोग आते हैं ना, तो यह एक सच है और इससे सब वाकिफ हैं, हो ना हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है आयोजकों की ओर से, किसी को इनकार भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत किशोर की जो खास तरह की जो राजनीति है, उससे आपको क्या लगता है कि बिहार में वो वाकई में कोई विकल्प बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये बहुत जल्दबाजी होगी? मतलब खासकर जो आगामी विधानसभा चुनाव है। अच्छा, एक खबर और आ रही है जो कल लगातार कुछ सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे चल रही है कि प्रशांत किशोर के आवास पे बहुत आफ्टर चुनाव भी बहुत हलचल है, तो बाकी लोग तो सो रहे हैं, प्रशांत किशोर जगे हुए हैं, तो क्या अगली विधानसभा के लिए तैयारी में लग गए हैं क्या? भाई साहब, सो कोई नहीं रहा है, सब जगे हुए हैं। जी जी जी। भले ही वो हो सकता है कि अगर उनकी आंखें मुंदी हुई हो तो वो कुछ सोच रहे हो, सो नहीं रहे। ठीक बात। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर हलचलों के लिए ही जाने जाते हैं। तो अगर उनके आवास पर हलचल ना हो तो ये बड़ी खबर हो सकती है। उनके आवास पर हलचल है, ये मतलब नथिंग। तो मेरा मानना यह है कि पोस्ट इलेक्शन अगर उनके आवास पर हलचल है, तो ये जाहिर है कि उनको ही पता चल गया है कि हम इस चारों विधानसभा उपचुनाव में बहुत बड़ा कुछ तोप नहीं चला रहे या तीर नहीं मार रहे। क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को ना, आप हमसे बेहतर जानते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को इतनी जल्दी डेंट पहुंचाना या उसमें कोई नया विकल्प बनना, आपने देखा है दिल्ली में ही जो केजरीवाल का प्रयोग लोगों ने देखा, वो एक दिन का नहीं था। और उसमें बिहार में उस तरह से नहीं है, दो ध्रुवीय राजनीति नहीं है। बिहार में 2 गठबंधन की राजनीति है, जैसे महाराष्ट्र में। बिल्कुल। तो जब 2 गठबंधन है, उसमें एक एक गठबंधन में 4-4, 5-5 पार्टीज हैं, और उन पार्टीज में कई सारे छत्रप हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो सारे छत्रप किसी न किसी जाति से जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मुद्दों से ज्यादा जातियों पर बात होना या जी। पर्सनल शान की बात होना, जैसे आनंद मोहन ने मनोज झा के लिए कर दिया, उसको पर्सनली ले लेना, तो पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पर पर्सनल इज पॉलिटिक्स इस तरह बिहार में चल रहा है। तो प्रशांत किशोर विकल्प के रूप पर उभर सकते हैं, और मेरा उनसे मतलब इस तरह कोई वास्ता नहीं है कि मैं उनके प्रति कोई दुराव रखूं या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा है कि प्रशांत किशोर जो है डेटा इकट्ठा करते हैं और दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनको इस काम में आने की क्या जरूरत है, अपने पुराने काम में लौट जाना चाहिए। आखिर प्रशांत किशोर पे इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? मतलब हर आदमी, अगर प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है तो हर आदमी प्रशांत किशोर, वो मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजफ्फरपुर में कह रहे हैं, तो क्या जरूरत है प्रशांत किशोर पे इतना अटैक करने की? ये साबित करता है कि प्रशांत किशोर को बड़ा बनाया जा रहा है और उनके विरोधी बड़ा बना रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर पर सवाल होगा तो क्या जवाब देगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आपको किसी ने कोई सवाल कर दिया, और आप पीआर स्ट्रेटजी में जानते हैं कि कई जगहों पर, इवन अमेरिकी चुनाव में भी अभी कि सवाल भी वो जगहों पर कुछ कुछ मैनेज्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पर्ची, लोकसभा में सवाल मैनेज्ड हो सकते हैं, जब विधानसभा में सवाल पूछे जा सकते हैं पैसे लेकर के, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मनमाफिक सवाल पूछवा दिया कि आजकल तो यूट्यूबर्स की भरमार है, पत्रकारों की भरमार है, ऊपर कोई पीआईबी कार्ड लेकर के तो दिखा कर जाना है नहीं, या आमंत्रण पत्र लेकर जाना है नहीं। अब कई बार नेता लोग अपने ही किसी मातहत से बोल करके सवाल पूछवा देते हैं। हाँ, सवाल का जवाब देना या ना देना ये नेताओं का अधिकार होता है। कुछ लोग, अब मंगल पांडे जी पता नहीं सलाह प्रशांत किशोर ने उनसे मांगी हो या ना मांगी हो, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हो सकता है किसी को दवाई, डॉक्टर तो है नहीं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका व्यक्तिगत चुनाव है। बिल्कुल। और हाँ, जिस तरह से वो डाटा करते हुए उन्होंने अपने आप को साबित किया, तो हो सकता है कि चुनाव देख ही लेंगे हम लोग, कौन सा दिन है, 2024 खत्म होने का है, 2025 में वर्ष भर का बात है। ऐसे, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक से सरकार बना लेंगे। बिल्कुल। चिराग पासवान प्रयोग देखा लोगों ने, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का प्रयोग देखा, नागमणि का देखा, अरुण बाबू का देखा, जीतन राम मांझी का देखा, रामविलास पासवान का देखा। बिहार के लोग वो देखा देखी तनिक हो जाए पर यकीन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब हवा बन रही थी आनंद मोहन लालू को हरा देंगे, और आज प्रशांत किशोर हराने की बात कर रहे हैं। ये सब तो खैर बिहार के राजनीति की क्या बोलते श्रृंगार है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आप बोल रहे हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर के बारे में सामान्य तौर पे माना जाता है, चूंकि वो सवर्ण जाति से आते हैं, तो उनके समर्थक सवर्ण जाति से होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बात और भी कुछ लोग मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं एक एलाइज की तरह भी उनको देखा जाता है। क्या सच क्या है, या किस तरह जो सामान्य पत्रकारों में और सामान्य लोगों में जो चर्चा है बिहार में, प्रशांत किशोर को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर सकते जो सामान्य लोग करते हैं, क्योंकि हम कोई चाय की दुकान पर बैठ करके या अखबार के पन्ने बांट करके बात नहीं कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और आपका इतना लंबा अनुभव है पूरा। लेकिन लोक चेतना की का महत्व होता है किशोर जी। मतलब लोक चेतना, देखिए राम पे बाद में सवाल हो सकता है, लेकिन राम लोक चेतना के हिस्से हजारों साल से। तो आप उसी तरह से जो चीज लोक चेतना में है या लोक स्मृति में है या लोक संवाद में है, आप उसको ये नहीं कह सकते हैं। वो जो चाय की दुकान पे भी चर्चा हो रही है ना, वो सरकार बन जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी की अगली बात ये कह रहा हूँ कि आपने लोक चेतना का विषय रखा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पत्रकारिता का एक दायित्व है, वो है लोकमत जनमत निर्धारण करना। क्या है कि जो लोक चेतना है उसको सही दिशा देना, उसको फिल्टर्ड, हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं होता, और हर न्यूज पर हम डिस्कशन भी नहीं करते। किसी इंफॉर्मेशन को न्यूज बनने को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और हम किसी चीज को डिस्कशन के लिए चुनते हैं, वो भी बहुत उसके इन्स एंड आउट्स को सोच समझ कर चुनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैं उसको नकार नहीं रहा। आखिरकार राजनीति, वोट तो वही देते हैं, राजनीति तो उनकी ही चलती है। लेकिन वो क्या है कि लोक चेतना जो है ना, वो विषय जो है टॉक ऑफ द टाउन जिसको बोलते हैं, या चाय पर चर्चा, आपने देखा है कितना महत्वपूर्ण और सफल प्रयोग रहा है भारतीय राजनीति का। तो मैं उसको वो नहीं कर रहा, खारिज नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम उस बात को ऐसे दोहरा नहीं सकते एज इट इज।
मेरे कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है, या जदयू ने उनको प्लॉट किया है, या उनको टीएमसी से पैसे मिल रहे हैं, या जगन मोहन दे रहा है, या ये एक अलग जांच का कॉन्स्पिरेसी का विषय है। सवर्ण जहां तक बात है कि सवर्ण जाति तो आपने देखा ही कभी क्या आया था बिहार में, जातिगत आधार पर सर्वेक्षण हुआ था, और उसके जो नतीजे आए हैं उसमें दिखाया है कि सवर्ण जाति के जो वोटर हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं, उनकी आबादी कितनी है, वोटर कितने हैं। तो अगर कोई इस तरह से सवर्ण जाति पर दांव लगा करके चाहे कि हम बिहार में सरकार बना लें, मास पॉलिटिक्स कर लें, तो मेरे समझ में तो वो बात नहीं आती। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर कभी भी, अभी देखिए उन्होंने जो 4 नेता खड़े किए हैं उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम हैं। उन्होंने एमएलसी चुनाव, उनकी जो उसको पहली परीक्षा जैसे कह रहे हैं ना, तो पहली परीक्षा जो गया में उन्होंने दिया था एक उम्मीदवार को समर्थन अपना, वो मुस्लिम थे। ऐसे उन्होंने कहा भी है कि हम 75 सीट पर मुस्लिमों को लगाएंगे, इतने सीट, और ओबीसी और जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर हम हर जातियों को कोटा देंगे, हर वर्ग को। तो मुझको नहीं लगता, आरजेडी ने कहा है कि हम A to Z राजनीति करेंगे, तो मुझको नहीं लगता कि अब हो सकता है ये जातीय राजनीतिक मतलब कालखंड चल रहा है, तो कोई अब उस तरह से, और खास करके सवर्णों पर दांव लगाएगा, और कोई किसी जाति से हो सकता है। प्रशांत किशोर इसीलिए लिखते हैं बार बार, आरजेडी वाले सिर्फ उनके पांडे होने पर जोर देते हैं। जैसे दिल्ली में एक पत्रकारिता के लॉबी में लोग रवीश कुमार जाति खोजते थे, बिल्कुल ठीक बात है, कौन जात हो, तो सब चलते रहता है। लेकिन इसका बहुत अधिक मुझको जहां तक लगता है सबसे मुद्दों आधारित राजनीति की ओर बढ़ने तो बेहतर है, बिहार के लिए भी, उनके लिए भी। बिल्कुल। केसर जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल आपसे और की, चूंकि आप बिहार के पत्रकारों से और तमाम, आप बिहार की राजनीति को लंबे समय तक आप देखते रहे हैं, इन पूरे देश की राजनीति और तमाम खबरों पर आपकी नजर रहती है। बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, या आने वाले चुनाव में वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे जो लोगों को अपील कर रहा है, या आम लोग जिस मुद्दे से कनेक्ट कर रहे हैं? प्रशांत किशोर के लिए तो शिक्षा बहुत बड़ा इशू है, और वो शिक्षा की लगातार बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो कौन सा मुद्दा है, और उसको लेके खासकर जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, मेन जो राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, इन दोनों का क्या स्टैंड है, या किस तरह से देख रहे हैं? शिक्षा वगैरह तो अगर राजनीति का मुख्य विषय बन जाता तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता। लेकिन बहुत अफसोस और दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि बिहार में शिक्षा अभी तक राजनीति का मुख्य मुद्दा नहीं बन सका है, आजादी के ये 75-76 साल के बावजूद। और आने वाले कुछ वर्षों में भी शिक्षा बिहार का या देश का राजनीतिक मुख्य मुद्दा बन पाएगा। आप देख लीजिए पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री देश का, राज्यों का देख लीजिए, वो थोड़ा मुश्किल अभी लग रहा है, मतलब करंट सिनेरियो में। बिहार में जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी 2020 में, वो था रोजगार, कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 5 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 25 लाख देंगे। और मुझको लगता है कमोवेश बिहार में जो 2025 विधानसभा चुनाव होगा, वह भी मतलब सेंट्रिक, यह होगा सेंट्रिक कहने के लिए, और करने के लिए वही हाथी के दांत खाने के जो होंगे वो होंगे रोजगार, दिखाने के होंगे रोजगार के, खाने के होंगे जाति, अगरा, पिछड़ा, और मक्कों की सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं को उत्थान, शराबबंदी, ये सब बस वो हैं पॉइंटर्स, फिलर्स। बिल्कुल, जो मेन कोर्स है, स्टार्टर्स हैं ये सब। मेन कोर्स जो है वह घूम फिर करके उसी पे आएगा कि अगरा, पिछड़ा, 1000 साल के दबाव, तो अधिकार का हनन, ये सब, संविधान, लोकतंत्र, मतलब जॉर्गन्स। बिल्कुल ठीक बात करें। बहुत बहुत ही आपने एक गुड इंसाइट रखा केशव जी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार, और सुना इसलिए उनको धन्यवाद।